दोस्तों, आज हम आपसे उस जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पूरी की पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया था। और ये जगह भारत में ही मौजूद है जो कि पूरी की पूरी तरीके से आग में राख हो गई थी। और सिर्फ मन में ये दुश्मनी की भावना के रहते उस इंसान ने ये पूरी जगह को राख कर दिया था। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 1193 की। और उस महाविद्यालय की हर एक दीवार को आग ने अपने लपेटे में ले लिया था, यानी कि वो पूरी की पूरी जल चुकी थी। मंदिर, मोनेस्ट्रीज और तो और लाइब्रेरी, ये सारी की सारी चीजें जल रही थी। आप सोच भी नहीं सकते कि ये लाइब्रेरी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसके आसपास की जो आग थी वो तो कुछ दिनों में बुझ गई थी, लेकिन ये लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही थी। तो सोचिए इस लाइब्रेरी के अंदर कितना ज्यादा ज्ञान का भंडार होगा जो सारा का सारा आग के हवाले हो गया। दरअसल इस लाइब्रेरी के अंदर करीब 90 लाख ग्रंथ और पुस्तकें थी, जिसमें आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक सभी चीजों का ज्ञान का भंडार था। और इस ज्ञान के भंडार को पाने के लिए बाहर के देश से लोग भारत आते थे, लेकिन वो आग कुछ ऐसी लगी कि ये सारा का सारा ज्ञान का भंडार राख हो गया। और इस विश्वविद्यालय में ये आग लगाने वाला एक जालिम शासक था, जिसकी असुरक्षा की भावना ने उसे ये काम करने पर मजबूर कर दिया था। और इसकी लगाई हुई इस आग ने ज्ञान के इतने बड़े भंडार को बिल्कुल जलाकर राख कर दिया। दरअसल दोस्तों, इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी, जिसे आज विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन आज इस वीडियो में जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करने वाले हैं वो इससे भी 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। दरअसल दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी बताने वाले हैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में, वो यूनिवर्सिटी है नालंदा महाविहार, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की। दरअसल दोस्तों, आज के समय में हर साल लाखों बच्चे भारत छोड़कर ज्ञान की खोज में बाहर की यूनिवर्सिटी से अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं और वहीं अपनी बाकी की एजुकेशन पूरी करते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसी कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये लोग जाते हैं। और ऐसी ही कई यूनिवर्सिटीज है जो कि आज की दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। और हर एक बच्चा बस यही इच्छा करता है कि वो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहता है। लेकिन हजारों साल पहले ये कहानी कुछ अलग ही थी, क्योंकि तब ऐसा नहीं होता था। दरअसल उस समय पर दूसरे देश से लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए भारत आते थे। और तब शिक्षा का केंद्र कोई बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय था। और ये वही केंद्र था जहाँ सभी विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते थे। दरअसल दोस्तों, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका नाम नालंदा, जो कि 3 संस्कृत शब्दों को मिलाकर बना था, ना, आलम और दा, जिसका अर्थ है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। और अपने नाम की तरह ही ये पूरी यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ज्ञान का असीम भंडार था, यानी कि एक ऐसा भंडार था जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। और लगभग 57 एकड़ के एरिया में फैली हुई ये यूनिवर्सिटी में लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसे कई प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और जहाँ पर स्टूडेंट ज्ञान की खोज में बड़े बड़े जगह से आते थे, जैसे कि चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान, पर्शिया, टर्की जैसे अलग अलग कई बाहर के देशों से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। दरअसल दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी को ज्ञान का भंडार कहा जाता था, अब बात करते हैं ये दिखती कैसी थी। अब ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, ये ज्ञान का एक बड़ा सा भंडार होने के साथ साथ एक आर्किटेक्चरल मार्बल भी थी। और कहा जाता है ये काफी ज्यादा बड़े एरिया में फैली हुई थी। और इतने ज्यादा बड़े एरिया में फैली हुई ये यूनिवर्सिटी में अलग अलग 8 कंपाउंड थे, जिसमें कि मंदिर, मोनेस्ट्रीज, क्लासरूम्स, हॉल्स, स्तूपास, डॉर्मेट्रीज, लेक्स और तो और पार्क्स भी थे। 1500 साल पुरानी बनी हुई ये यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा बना हुआ ये स्ट्रक्चर लाल ईंटों से बना था। और इसे काफी ज्यादा वेल प्लान तरीके से बनाया गया था, यानी कि बहुत सोच विचार करके। लेकिन यहाँ का जो सबसे ज्यादा मुख्य आकर्षण थी, यानी कि जिसकी वजह से सब यहाँ पर खींचे चले आते थे, वो थी यहाँ की लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी को कहा जाता था धर्मगंज। ये लाइब्रेरी इतनी ज्यादा विशाल थी कि यहाँ पर सारी स्ट्रीम की मैन्युस्क्रिप्ट को मिलाकर लगभग 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। और पुराने कुछ रिकॉर्ड्स के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये एक आम के बगीचे पर बनी हुई थी, जिस जगह को 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को एक तोहफे के रूप में दिया था। और उन्होंने अगले 3 महीने तक यहाँ पर बुद्धिज्म की टीचिंग को फैलाया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो ये बुद्धिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बन गई। और चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग सांग के मुताबिक 5वीं सदी में गुप्त डायनेस्टी के राजा शक्रादित्य ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स अपने अपने क्षेत्रों
के विशेषज्ञ थे, यानी कि वो जिस चीज को पढ़ाते थे वो उसमें काफी माहिर थे। और ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट जिन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है और जिन्होंने शून्य की खोज की थी, वो 6ठी सदी में इस पूरे के पूरे विश्वविद्यालय के मुखिया हुआ करते थे। 7वीं सदी में जब नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में मशहूर थी, तब एक चाइनीज ट्रेवलर और स्कॉलर यूंग सांग नालंदा आए और उन्होंने बुद्धिज्म और मिस्टिसिज्म की शिक्षा के लिए यहाँ पर दाखिला लिया। और यूंग सांग के लिखे डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ बताया है, जिसमें से उन्होंने कहा है कि उस समय में वहाँ पर लगभग 10,000 छात्र और शिक्षा देने वाले 2,000 अध्यापक थे। और उसके बाद इन्होंने नालंदा में 10 साल तक ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद यूंग सांग ने कई मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे और फिर वो अपने देश लौट गए। और दोस्तों, नालंदा के निर्माण के बाद से वहाँ पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार जब भी हमले होते थे ये उतनी ही मजबूती के साथ वापस उभर कर सामने आती थी। और प्राचीन भारत की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने लगभग 800 सालों तक भारत के साथ साथ पूरी की पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की रोशनी फैलाई। लेकिन ये सभी हमलों से तो ये यूनिवर्सिटी बच गई, लेकिन इसके बीच एक ऐसा हमला हुआ जिसने नालंदा की ये ज्ञान की रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। दरअसल ये वो समय था जब बख्तियार खिलजी भारत आया। दरअसल अफगानिस्तान के एक कबीले से बख्तियार खिलजी दिल्ली और अवध में काम ढूंढने के इरादे से आया था, लेकिन वहाँ पर ये सब करने पर उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई और वो कुछ नहीं कर पाया। और फिर कुछ सालों में उसने भारत की इन्वेडर आर्मीज में अपनी जगह बना ली और इसके बाद घुरिद राज्य की सेना से उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसके बाद उसकी बहादुरी के चर्चे इतने ज्यादा फैल गए थे कि उसे अवध के कमांडर के नीचे पूरी सेना का मुखिया बना दिया गया। उसे बिहार के बॉर्डर पर बेस 2 गांव को संभालने का काम दिया गया और इसके बाद उसने बिहार के अलग अलग हिस्सों पर हमला करके उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इस दौरान धीरे धीरे खिलजी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसने कई हकीमों से अपना इलाज भी करवा दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। और उसके तब खिलजी को ये बात बताई गई कि उसका इलाज सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जो है नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के प्रमुख आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र। और ये बात सुनकर खिलजी ने सोचा कि जब उसके धर्म के लोग ही उसका इलाज नहीं कर पाए और उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए, तो ये दूसरे धर्म का काफिर क्या कर पाएगा और उसकी बीमारी का कैसे हल निकाल पाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी सोच रखने के बाद भी ये खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में उन आचार्य से मिलने के लिए पहुंचा और उसने आचार्य को ये चुनौती दी कि वो सच में इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो बिना किसी दवाई के इस्तेमाल के और बिना उसे हाथ लगाए वो उसकी बीमारी को ठीक करके दिखा दे। और इसके बाद आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र ने उसकी ये चुनौती को स्वीकार कर लिया और आचार्य ने बख्तियार खिलजी को कुरान देते हुए कहा कि हर रोज ये कुरान पढ़ने से उसके सभी रोग दूर हो जाएंगे और वो स्वस्थ हो जाएगा। और इसके बाद क्या था, खिलजी नियमित रूप से वो कुरान को पढ़ने लगा और फिर धीरे धीरे वो रोग से मुक्त होने लगा और उसकी तबीयत में काफी ज्यादा सुधार आने लगा और फिर कुछ ही समय के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। दरअसल हुआ यूँ था कि आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी और जब खिलजी रोज रोज उस कुरान को पढ़ता था, तो जब वो पन्ने पलटता था तो अनजाने में वो उस दवाई का सेवन करता था। वैसे तो किसी ऐसी बीमारी से उभरने के बाद जिसका इलाज किसी को मिल ही नहीं पा रहा था, अगर ऐसी बीमारी किसी को भी हो तो उससे उभरने के बाद यानी कि ठीक होने के बाद इंसान खुशी मनाता है कि उसे एक नई जिंदगी मिली है और अपना इलाज करने वाले वैद्य को धन्यवाद देता है। लेकिन खिलजी के साथ ऐसा नहीं था। उसे जब इस बात का पता चला कि उसका इलाज उस वैद्य के कारण हुआ है, उसकी दवाई के कारण हुआ है, तो उसका मन इनसिक्योरिटी और जलन से भर गया और उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी काफिर ने उसकी इस तरीके की बीमारी का इलाज कर दिया जो उसके धर्म का कोई भी इंसान नहीं कर पाया था। और फिर इस जलन के चलते उसने ये बात को ठान लिया कि वो इस ज्ञान के सागर को जलाकर खत्म कर देगा। और फिर खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी सेना के साथ कदम रखा और उसे पूरी की पूरी आग के हवाले कर दिया और जलन की इस पूरी की पूरी भावना के तहत हजारों बुद्धिज्म और पूरी की पूरी नालंदा विश्वविद्यालय आग के हवाले हो गया था और पूरा जल गया था। और जलन की इस भावना के कारण हजारों बुद्धिज्म मॉन्क
टीचर्स और स्टूडेंट्स इन सभी की मौत हो गई और ये यूनिवर्सिटी अपने सारे ज्ञान के भंडार को समेट इतिहास के पन्नों में कहीं जाकर गुम हो गई। और पर्शियन हिस्टोरियन मिनाज ई सिराज ने तबाकत ई नसीरी में ये पूरे के पूरे संघार के बारे में बताते हुए लिखा था कि हजारों सन्यासियों को जिंदा जला दिया गया था और हजारों सर काट दिए गए थे और खिलजी ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और ये पुस्तकालय कई दिनों तक जलता रहा और जलते हुए हस्तलेखों से उठता हुआ धुआं पहाड़ियों पर एक काले कफन की तरह लटक रहा था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जब इस तरीके से जला दी गई थी तो फिर ये आज के समय में वापस कैसे उभर कर सामने आई। दरअसल जब इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से जला दिया गया था तो फिर भारत में धीरे धीरे बुद्धिज्म का पतन होना शुरू हो गया और आने वाले कई सालों तक नालंदा और इसकी शिक्षा दुनिया की नजरों में पूरी तरीके से छुप गई थी। दरअसल 1811 से 1812 इस कहानी में इस समय पर एक मोड़ आया। दरअसल स्कॉटिश फिजिशियन फ्रांसिस बुकिनन हैमिल्टन ने जब ये पूरी साइट का सर्वे किया तो उन्हें वहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स मिले और सर फ्रांसिस्कर ने तुरंत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस बारे में इन्फॉर्म किया और फिर कुछ सालों तक यहाँ पर सर्वे करने के बाद आखिरकार ASI ने इस बात की पूरी पहचान कर ली कि ये वही इलाका था जिसके बारे में चाइनीज ट्रैवलर यूंग सांग के ट्रैवलॉग में मेंशन किया गया था और इस बात की पुष्टि करने के लिए ASI ने इस इलाके में खुदाई करना शुरू कर दिया और फिर आखिरकार 1915 में उन्हें सफलता हासिल हुई। वहाँ पर उन्हें 11 मोनेस्ट्रीज और 6 मंदिरों के अवशेष मिले और इसके साथ ही उन्हें एक पैसेज भी वहाँ पर मिला जिसकी पूरी चौड़ाई थी 30 मीटर। और इन सभी बातों से ये अंदाजा लगाया गया कि अभी जितने बड़े एरिया में खुदाई की जा रही है नालंदा विश्वविद्यालय उससे भी कई बड़े एरिया में फैली हुई थी। और पिछले कुछ सालों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ पर तांबे की प्लेटें, आर्टिफैक्ट्स, बुद्धिस्ट स्क्रप्चर्स, कॉइन्स, सील्स और इंस्क्रिप्शन जैसी चीजें मिली थी। लेकिन इतनी सारी चीजें मिलने के बाद भी ऐसा ही माना जाता है कि आज भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी हमें मिलना बाकी है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी सस्पेंस में है। और मार्च 2006 में इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंशिएंट नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव रखा और ये पहला कदम था उस महान विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने के लिए। और इसके बाद साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया और फाइनली सितंबर 2014 के दिन 800 सालों के एक बहुत लंबे टाइम के बाद इस पूरी यूनिवर्सिटी के द्वार शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के लिए खोल दिए गए और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। पर क्या नालंदा विश्वविद्यालय अपनी वो ही पहचान बना पाएगी जो कि उसकी उस समय में थी और एक ऐसा ज्ञान का भंडार बन पाएगी जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों से लोग भारत वापस आए? फिलहाल दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।